बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि गद्दी पर बैठे हुए राजा एक बार को हिजड़े हो सकते हैं, लेकिन आवाम जो होती है देशों की, वो मक्कार या कायर नहीं होती है। बगावत ऐसे डर का नाम है जिसने सऊदी अरेबिया को भी रास्ते पर ला दिया है। सऊदी अरेबिया के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने ये एकदम क्लियर कट करते हुए अमेरिका से कह दिया है कि अगर तुम इजराइल और सऊदी अरेबिया को नॉर्मलाइजेशन देखना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी कीमत पर फलस्तीन को मान्यता देनी होगी, वो भी पूरी की पूरी सोवर्निटी और इंटीग्रिटी के साथ। अभी पीछे कुछ खबरें वायरल होने लगी थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीन बनाने का जो मुद्दा था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, और अमेरिका ने जो सिक्योरिटी की गारंटी सऊदी अरेबिया को दी थी ईरान वगैरह से, सिर्फ उसी पर मान गया था। लेकिन सऊदी अरेबिया के जो गैरतमंद नौजवान हैं, मोहम्मद बिन सलमान तक उनकी खबरें पहुंची कि उनका गुस्सा अब उनकी गैरत को चैलेंज कर रहा है, और हो सकता है कि यहीं से शुरू हो जाए रिवोल्ट। और अगर रिवोल्ट हुआ तो आप जानते हो कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में रिवोल्ट होने के बाद उन देशों का क्या हाल हुआ है। अब राजा चाहे कितना भी क्रूर हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अपनी जनता के आगे तो वो झुकता ही झुकता है। खासकर वो जनता जो नौजवान है, जिनके खून में अभी गर्मी है। ओसामा बिन लादेन पता है आपको कहाँ का था? सऊदी अरेबिया का ही था। जो बंदा सऊदी अरब में अपनी करोड़ों अरबों खरबों की दौलत को छोड़कर अफगानिस्तान जाकर सिर्फ सेवा करने के नाम पर लड़ सकता है दुनिया की सुपर पावर से, तो उसके जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर कितने होंगे, ये बात एमबीएस को अच्छे से पता है। इसीलिए एमबीएस ने अब साफ हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं जी, फलस्तीन तो बनाना ही पड़ेगा। पर्सनली उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश की जो आवाम है भैया, उनका तो ख्याल करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से ये गुजारिश फिर से की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है देख के। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी आते हैं, ज्यादातर लोग जो देख कर निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त सीरिया के अंदर चल रहे शिया सुन्नी के नाम पर यहूदी और अमरीकियों को फायदा पहुंचाने वाले नाटक पर है। इसी बीच गाजा फिर से अकेला पड़ गया है। गाजा पर से पूरी दुनिया का ध्यान भी बिल्कुल हट चुका है। बीते 20 से 24 घंटे के अंदर अंदर गाजा के अंदर इजराइल ने करीबन 46 लोगों का कत्लेआम किया है अपनी एयर स्ट्राइक्स के अंदर। मतलब इजराइल का पूरा फोकस गाजा के ऊपर है। और उधर लेबनान के अंदर भी इजराइल किसी बेलगाम आवारा सांड की तरह इधर उधर हमले कर रहा है। हालांकि लेबनान के अंदर सीज फायर हो चुका है, और इजराइल का यह कहना है कि लेबनान ने अगर सीज फायर का वायलेशन किया तो हम फुल स्केल वॉर पर फिर से उतर जाएंगे। और लेबनान को उकसाने के लिए ही लगातार कभी वहां पर एयर स्ट्राइक्स हो रही है, तो कभी गोलीबारी हो रही है। कल फिर से 4-5 दिनों के अंदर अंदर ही 8वीं या 9वीं बार इन्होंने हिजबुल्लाह के एक मिसाइल डिपोट पर हमला किया है। और साउदर्न लेबनान के एक और इलाके पर, यह रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इन्होंने वहां पर भी एयर स्ट्राइक्स की है। लेकिन अभी तक लेबनान की तरफ से इनको जवाब नहीं मिला है। मगर पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त अर्दोआन के जामाजों पर है, जिन्होंने सीरिया के अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया है, और उन्होंने वीडियो मैसेज जारी करके कहा है कि हमारा अगला टारगेट हामा है। अब जरा जो तुर्की के और ईरान के ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, प्रेम करने वाले, वो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुने। एक वक्त ऐसा था जब मैं भी लोगों की तरह जज्बाती होकर थोड़ी सी खबर इधर से सुनी, थोड़ी सी खबर उधर से सुनी, और अपना एक नेता चुन लिया कि हाँ जी ये अच्छा है, और फिर उसी को फॉलो करने लगा अंधों की तरह। कोई उस नेता को क्रिटिसाइज करते हुए 2 शब्द भी बोलता था तो मैं भाई उस पर चौड़ा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, पढ़ाई करता गया, पॉलिटिक्स के बारे में जानता गया, तो समझ में आया कि पूरी दुनिया में कोई सा भी दूध का धुला हुआ है ही नहीं। कोई थोड़ा गंदा है तो कोई ज्यादा गंदा है, लेकिन है सारे के सारे सत्ता और पैसे के लालची ही। ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं आप तमाम लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूं, और मैंने पाया कि हाल फिलहाल में जो मैंने वीडियोस के अंदर जानकारी दी है सबूतों के साथ, जिसमें तुर्की को एक्सपोज किया गया है, उससे कुछ तुर्की के सपोर्टर्स ऑफेंड हो गए हैं। अब वो गिनवाने लगे कि ईरान और सीरिया ने कितने लोगों को सीरिया के अंदर कत्ल किया है। और मेरी इस बात को जरा ध्यान से तवज्जो देकर गौर से सुनना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुर्की के सदर अर्दोआन साहब से। आपके फेवरेट अर्दोआन साहब ने कुर्दों के मुताबिक उनकी जमीन को कब्जाया हुआ है। ना सिर्फ अर्दोआन साहब ने, बल्कि सीरिया ने भी और ईरान ने भी। और कुर्दों का मानना है कि जैसे तुर्कों का तुर्की है, सीरिया वालों का सीरिया है, वैसे ही कुर्दों का कुर्दिस्तान होना चाहिए। लेकिन ये इनको दे नहीं रहे हैं, ये तमाम के तमाम इनको मिलकर पीटते हैं। तो क्या हुआ कि अर्दोआन साहब कुर्दों पर जुल्म कर रहे हैं, जो कि अपना हक मांग रहे हैं। कुर्द कौन है? वही जिनके खानदान के एक शेर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने क्रूसेडर्स से बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया था। ध्यान रखना इस बात को। अब आते हैं जरा अफगानिस्तान में।
अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, अमेरिका से लड़ने के दौरान उन्होंने अफगान के कुछ इंडिजिनस लोगों को भी मारा था जो अशरफ गनी की सरकार की तरफ से लड़ रहे थे। तो क्या तालिबान ने गलत किया? उसको भी छोड़ो, थोड़ा और आगे चलते हैं। गाजा का जो हम्मास ग्रुप है, अल-कस्साम है, अल-कुद्स ब्रिगेड्स है, ये तमाम के तमाम जो इजराइल से लड़ रहे हैं, ये भी अपने फलस्तीनी मुस्लिम भाइयों से लड़ते हैं। वो क्यों लड़ते हैं? महमूद अब्बास का नाम आपने सुना होगा, जो वेस्ट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। उनके पास एक फौज है फतह, वो इजराइल के लिए काम करती है। महमूद अब्बास भी इजराइल के लिए काम करता है। तो हमास और फतह की जो है आपस में जंग चलती रहती है, एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो क्या हमास जो करता है वो भी गलत है? देखो, साबित मैं बस ये करना चाह रहा हूं कि सीरिया ने जो किया, मुझे पता है क्या किया। बशर अल असद ने और ईरान ने उनके साथ क्या किया था। हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ था, लाखों लोग, करीबन 40 से 42 लाख लोग तुर्की के अंदर जाकर बसे और पूरी दुनिया में इधर उधर फैल गए, तितर बितर उनको होना पड़ा। लेकिन वजह इसके पीछे ये थी, एक ग्रुप जो था वो लड़ रहा था प्रो इजराइल एंड अमेरिकन गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए, दूसरा ग्रुप जो था वो लड़ रहा था एंटी इजराइल एंड अमेरिकन गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए। बशर अल असद जो ईरान और रशिया के सहारे से सीरिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वो एक एंटी इजराइल गवर्नमेंट फॉर्म किए हुए हैं। लेकिन ये वाली गवर्नमेंट जो अर्दवान साहब बिठाना चाहते हैं, सीरिया के झंडे में जो हरे कलर का झंडा लेके ये घूम रहे हैं, ये तमाम के तमाम, अरे इन छोटे ग्रुप को छोड़ देते हैं यार, बड़े की बात करते हैं। आपके जो अर्दवान साहब हैं, जो खलीफा बने फिरते हैं, ये तो खुद इजराइल के पैर दबाने वाले हैं। पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुका है। इनकी बातें कुछ और होती है लेकिन एक्शन कुछ और होता है। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, सारी दुनिया इस बात को मानती है कि बशर अल असद ने जो किया था सीरिया के अंदर वो पूरी तरीके से गलत था। लेकिन जो अर्दवान साहब खलीफा जो कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या अर्दवान साहब के ये जो भेजे हुए जाबाज है जो सीरिया पर कब्जा करने निकले हैं, मान लो ये कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद जब ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो क्या ये इजराइल को चैलेंज कर सकेंगे? इजराइल के खिलाफ आवाज उठाएंगे? खलीफा साहब से तो आवाज निकलती नहीं है। नहीं, आवाज तो निकलती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी शिकायत होगी कि अर्दवान साहब के खिलाफ क्यों बोल रहा है। भाई साहब, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये जो मिलिशिया सीरिया के अंदर जिसने हमला किया है वो सुन्नी है, ठीक है? तो जब मस्जिद अल अक्सा की बात आएगी तो ये तमाम फाइटर्स हैं, ये मस्जिद अल अक्सा की तो रिस्पेक्ट करेंगे ना, फलस्तीन की रिस्पेक्ट तो करेंगे ना आपके मुताबिक। तो ये इनका एक सोल्जर है, इसकी वीडियो पूरी है मेरे पास, चाहिए हो तो इंस्टा पे मैसेज करो, वीडियो में यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ये सिर्फ रिपोर्ट है। ये बंदा मस्जिद अल अक्सा की एक फोटो लगी हुई थी एक घर के बाहर चौराहे पर, उस फोटो को उतारता है और उसको फेंकता है और उस पर शायद लात भी मारता है। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, बस वही मेरा दिमाग घूम गया था। इसके अलावा इन्हीं लड़ाकों में से एक लड़ाका, जिसको ये पता भी नहीं था कि उसकी वीडियो बन रही है, वो अपने साथी से कह रहा है कि हमें इजराइल का शुक्र अदा करना चाहिए बिकॉज इजराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, कि उसने ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उन पर हमला कर करके उनको कमजोर कर दिया है और ये दिन आ गया कि हमने इन पर हमला किया और आसानी से एक शहर तो कम से कम इनसे ले लिया। भाई, बीइंग अ सुन्नी मुस्लिम, हम भी ये चाहते हैं कि कोई तो आए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा, सुल्तान मोहम्मद फातेह जैसा, जो ईरान से भी अच्छा काम करके दिखाए। जैसे ईरान ने अपने दम पे किया है ना, बिना किसी के आगे झुके, वैसे ही करके दिखाए। यहाँ तो बिना झुके काम नहीं बनते किसी के। तो फिलहाल अपडेट यही है कि ये जो फालतू की जंग चल रही है सीरिया के अंदर आपस में भाइयों को मारने वाली, इसमें अब तक 255 लोग ऑफिशियल डेटा के मुताबिक मारे जा चुके हैं। सीरिया ने भी और रशिया ने भी बड़े लेवल पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू की है उन रेबल्स के ऊपर जिन्होंने हलब के ऊपर हमला किया है। हलब तो पूरी तरीके से अभी भी उनके कंट्रोल में है, लेकिन उनका बड़े लेवल पर नुकसान हो रहा है, जो बीइंग अ मुस्लिम किसी से भी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ भाई है एक दूसरे का कत्ल करने वाले। उधर रशिया ने भी तुर्की को लताड़ते हुए ये कहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने अग्रीमेंट को तोड़ा। अग्रीमेंट भी हुआ था जिसके तहत असद रजीम से तुर्की ने सुलह की थी और जो 40 लाख के करीब लोग तुर्की में रह रहे हैं सीरिया के, उनको भी धीरे धीरे करके वापस सीरिया में भेजना शुरू कर दिया था। ये बात कही थी खुद अर्दवान साहब ने, लेकिन फिर अर्दवान साहब को ही पता नहीं क्या, वही तो मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, करते हैं। इसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता कि कल मैंने स्टेज पर खड़े होकर क्या बोला था और आज मैं क्या कर रहा हूं। इस वीडियो फिलहाल मन की बात, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।